नमस्कार। आप सभी जो पत्रकार बंधु हमारे प्रेस से हमारे मित्र हैं, उन सबका यहाँ पे आने पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते ही है कि जब से सेंटर में मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, और स्टेट में हमारी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तो वो लगातार इसी प्रयास में है कि किस तरह से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को उनके हित में कार्य किए जाए। और आप देखेंगे कि लगभग पिछले 11 सालों में मोदी जी ने जो डिसीज़न लिए हैं, वो डिसीज़न जनहित में एक से एक बढ़ चढ़कर लिए हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी हमने 17 तारीख को मोदी जी का 75वां जन्मदिवस मनाया। तो इस 75वें साल में उन्होंने, मोदी जी ने दो बड़े अच्छे डिसीज़न लिए। देखिए, एक तो उन्होंने जब इस बार निर्मला जी ने अपना बजट पेश किया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, डायरेक्ट टैक्स, जो कि जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स की छूट को आम आदमी के लिए 12 लाख कर दी, और नौकरी पेशा के लिए वो छूट 12,75,000 है। मतलब कि 12 लाख और 12,75,000 वाले को, किसी भी आदमी को कोई टैक्स नहीं देना इनकम के ऊपर। इस छूट का परिणाम ये होगा कि आम आदमी के हाथ में लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख तक की बचत उसके हाथ में आने लगी है टैक्स की। और दूसरा, जब उन्होंने इस बार 15 अगस्त को संबोधित करते हुए बोला कि भी हम एक जीएसटी रिफॉर्म लाने वाले हैं, जिसमें कि एक जीएसटी रेट कट करने वाले हैं, जिसको जीएसटी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो अभी तक 4 जीएसटी की 4 दरें थी, 5, 12, 18 और 28, प्राइमरी ये 4 दरें थी, उसको घटाकर 2 कर दिया गया है। अब 12 और 28 वाली को हटा दिया गया है। ज़्यादातर वस्तुओं को 5 के अंदर ले आए हैं, और कुछ वस्तुएं 28 में भी रखी गई है। थोड़ी बहुत वस्तुएं जिसका समाज को बहुत कम असर होता है या समाज के ज़्यादा हित में नहीं है, जैसे पान गुटखा, उसको 40 में रखा गया है। उसका कोई जिक्र करने का कोई मतलब भी नहीं है। शराब, वो पान गुटखा वगैरह को 40 में रखा गया, तो उसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो जो ये रेट कट किया गया है, ये समाज में, हमारे देश की इकोनॉमी में एक दूरगामी प्रभाव डालने वाला है। देखिए, अब अभी आप सभी अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन से भी परिचित है, किस तरह से परिस्थितियाँ बदली। एकदम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, तो हमारा एक्सपोर्ट जो था वो थोड़ा कॉस्टली हो गया अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ में। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, व्यापारी भाई थे, उनको एक एज देना ज़रूरी था। और जो ये जीएसटी में एक रेट कट किया गया है, ये रेट कट उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव बनाएगा। और दूसरा, देखिए, आम आदमी की क्या ज़रूरत है। हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा, स्वास्थ्य, अगर आप देखें, और बच्चों के स्कूल। एक आम आदमी देखता है कि पहले तो उसको रोटी मिल जाए, दूसरा कपड़ा मिल जाए, और अगर उसका मकान मिल जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो स्वास्थ्य, हर आदमी आज की डेट में कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त है, वो उसकी बीमारियों के लिए उसकी चिंता रहती है। और फिर बच्चे, उनको लगता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए। तो इन पांचों क्षेत्रों में आप देखिए कि हर आदमी को ये जो जीएसटी रेट कट किया गया, हर आदमी को, चाहे वो निम्न वर्ग का है, चाहे वो मध्यम वर्ग का है, चाहे वो आप जिसको हम कहते हैं रिच क्लास है, जो अमीर आदमी है, इन सब के जीवन को ये जीएसटी जो रेट कट है, ये प्रभावित करने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, जो पहले मैंने बोला रोटी, तो जो पहले पनीर, आटा, इस तरह की आइटमें है, जो मेन आइटमें है, उन सब के ऊपर जो पहले 5% की कैटेगरी में थे, उनको ज़्यादातर को 0% कैटेगरी में लिया। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि कपड़े के अंदर उन्होंने कुछ सीलिंग बनाई है, उसमें रेट कट किया है। फिर हम कहते हैं मकान में देखिए, सीमेंट जो था, जो आपके पेंट्स थे, और जो निर्माण में लगने वाली सामग्री थी, उन सबको 28 से घटाकर 18 में लेके आए हैं। अब आम आदमी को अपना मकान बनाना बहुत आसान होगा। अगर अब हम स्वास्थ्य की तरफ चलें, तो स्वास्थ्य की तरफ जो हम कहते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो दूसरे ड्रग्स है, देखिए लाइफ सेविंग ड्रग्स तो काफ़ी तो 0 में रखे हुए हैं, पर अब जो कुछ आइटमें, जो ड्रग्स थे, जो 18 में थे या 12 में थे, जो मेनली 12 में थे, अब उनको घटाकर 5 में लेके आए हैं।
और आप देखिए कि उसका आम आदमी को जो मेडिकल के ऊपर जो खर्चा था, कितना बड़ा प्रभाव आने वाला है। इसी तरह से मैंने बोला कि भी एजुकेशन, अगर आप देखें कि बच्चों के लिए जो स्टेशनरी है, बुक्स है, कॉपी है, उनके ऊपर या तो जीएसटी कम किया गया है या ऑलमोस्ट अगर आप देखें शार्पनर, पेंसिल, बुक्स, कॉपी, सब पे जीएसटी ज़ीरो कर दिया गया है। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा आम आदमी को सोच में रखते हुए, आम आदमी की जो मध्यम वर्ग है, बेसिकली क्या है कि आप जानते ही है कि निम्न वर्ग को तो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने प्रायोरिटी पे, और जब जब से कोरोना आया उसके बाद से तो और भी लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में दिया जा रहा है। और इसी तरह से लगभग 3 करोड़ लोगों को पूरे देश में घर बना के जो निम्न वर्ग से आते हैं बनाए भी जा रहे हैं, दिए भी जा चुके हैं। और वो सेंटर की स्कीम है जिसके तहत प्रदेश सरकार बना के घर दे रही है। हमारे हरियाणा में भी लाखों घर दे चुकी है और अभी चल रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जो हमारे व्यापारी वर्ग थे, जो इंडस्ट्रीज थे, उनके लिए पहले इनकम टैक्स में बहुत बड़ा रिफॉर्म आ गया था, 25% रेट कट कर दिया था। तो काफ़ी समय से एक चीज़ महसूस की जा रही थी कि भी गवर्नमेंट ने निम्न वर्ग को भी काफ़ी सुविधाएं दी है और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत सुविधाएं दी है, पर एक मध्यम वर्ग को कहीं लगता था कि वो बीजेपी का कमिटेड वर्कर है, पर शायद बीजेपी उनको जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई। पर मोदी जी ने इस बार आने से पहले ही बोल दिया था कि भी इस बार जो मध्यम वर्ग को सुविधा मिलेगी वो उसको महसूस करेगा। और आप देखिए मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स जो है 12,75,000, उसको सीलिंग को 12 और 12,75 करते लगभग मध्यम वर्ग के 90% लोग अपनी टैक्स स्लैब से, मतलब उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और अब जो ये जीएसटी का रिफॉर्म किया गया है, जो ये जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है, उसमें आम आदमी को इफ़ेक्ट करने वाली ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को उन्होंने या तो 5% की ब्रैकेट में ले आए हैं, ये 18% की ब्रैकेट में ले आए हैं। और ये कदम मैं आपको बताना चाहूँ कि ये मोदी सरकार ही है जो ये कदम उठा सकती थी। देखिए कांग्रेस सरकार ने कितना साल पहले ये टारगेट रखा था कि जीएसटी लेके आएंगे, बट कोई जीएसटी नहीं लेके आ पाए, वो लेके ही नहीं आ पाए, वो साहस ही नहीं कर पाए। इसी तरह से जिस समय मोदी सरकार आई थी तो उस समय 5 लाख रुपए का आपकी 1 लाख रुपए की टैक्स में रिबेट थी, उसके बाद इन्होंने 5 की, 7 की और अब 12,75 की। तो मतलब आप देखिए कि ये मोदी सरकार ही है जो आम आदमी को, खास आदमी को और गरीब आदमी सभी को समान रूप से, सभी देशवासियों को राहत देने में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये आज का प्रयास है उसी दिशा में हम लोगों को, पार्टी ने कहा कि अब हमने राहत तो दे दी है पर आम आदमी को एजुकेट भी करना होगा, उनको बताना भी पड़ेगा उनके अधिकार क्या है। इसी दिशा में सेंटर से निर्देश हुआ कि भी आप एक जीएसटी के रिफॉर्म के लिए एक अपना एक गठन करें, एक आयोग का, एक क्या नाम, सेल का गठन कीजिए। उसी के तहत हमारे जिला अध्यक्ष जी ने मेरे नेतृत्व में एक सेल बनाया है जिसके हमारे मेंबर अशोक जी है, सीए पुनीत गुप्ता जी है, नरेश सिंगला जी भी है और हमारे साथी संजय जी भी हैं। तो ये हमारे अध्यक्ष जी की सोच है कि हम जो ये रिफॉर्म आ रहे हैं इसको आम आदमियों तक पहुंचाए, हर आदमी को पता लगे। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट तो रिलीफ पास ऑन कर दिया है, पर ये रिलीफ आम आदमी को पहुंचे, उनके पास ये ट्रैवल करे। तो उसी के अध्यक्ष जी का निर्देश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं। इसी कड़ी में हम एक दो और स्टेप लेने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि अशोक जी जिंदल जैसे कि हमारे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे को कन्वीनर है, इनके नेतृत्व में भी हम एक कमेटी बना रहे हैं जो डिफरेंट जो भी जितने भी जैसे व्यापारिक बंधु है उनसे मिलेंगे। टीम अध्यक्ष उनकी टीम जो बनाएंगे, अध्यक्ष जी अपनी जो के साथ बैठ के एक टीम बनेगी, तो वो व्यापारियों से मिलेंगे और व्यापारियों से इंश्योर करेंगे कि जो रेट कट का बेनिफिट है आम आदमियों को मिले। और इसी तरह से हम एक टीम जो अपने पुनीत जी है, नरेश जी के नेतृत्व में एक टीम हम वो बना रहे हैं जिसमें कि भी हम लोग अपने कुछ नंबर जारी करेंगे आम आदमियों को, जो भी बिजनेसमैन है उनको किसी भी तरह की कोई जीएसटी में कोई समझने में दिक्कत आ रही है, फाइलिंग में दिक्कत आ रही है, उसको हम उनकी समस्या को हम त्वरित
रूप से हम उनको मतलब कि हम उसको सोल्व कर पाए। तो इस तरह की हम कुछ इसमें स्टेप लेने वाले हैं। और इसके अलावा हम इस जो सेल के माध्यम से हम अपने कालका मंडल में भी और आने वाले समय में पंचकुला मंडल में भी, और इसके अलावा जो भी हमारे बाकी मोरनी, पिंजौर, कालका, जो भी जितने भी हमारे पांचों मंडल हैं, सभी मंडल में हम व्यापारी भाइयों से मिलेंगे और कार्यक्रम भी करेंगे। तो उद्देश्य यही है कि जो जीएसटी का रिफॉर्म आया है, जो ऐतिहासिक रिफॉर्म है, उसका बेनिफिट आम आदमी, मध्यम वर्ग, सारे देशवासियों को मिले और हमारी इकोनॉमी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और जैसा कि हमारा विज़न है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ें, तो उसी को रखते हुए ये रिफॉर्म किया गया है। तो इसी संबंध में मेरे को यही कहना था। आज गोल्ड की जो कीमतें आसमान छू रही है, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया, सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? जीएसटी में जो कुछ फायदा मिलेगा? देखिए भाई साहब, जो गोल्ड की पहली बात तो देखिए अभी अध्यक्ष जी ने बताया। देखिए अब हमारे अध्यक्ष जी देखिए कितने अवेयर है, 24 घंटे काम करते हैं, फिर भी इनको पता कि आज का गोल्ड का रेट ड्रास्टिक रूप से कम हुआ है। ये मतलब कि आप हमेशा मतलब कि आप कनेक्टेड रहते हैं। गोल्ड के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई साहब, जो ये प्रीशियस कमोडिटी है, इसके ऊपर किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये इंटरनेशनल प्राइजेज जो है, इंटरनेशनल उससे चलती है। देखिए गोल्ड के ऊपर हमारा क्या है, 3% जीएसटी है। इससे मिनिमम जीएसटी क्या होगा? 3% सिर्फ जीएसटी लगाती है। कंट्री की तो कम है ना। हाँ, ये आप देखिए ना कि 3% मिनिमम रहने की, ताकि आम आदमी को कोई नुकसान, आम आदमी को कम से कम इसका बोझ पड़े। परंतु गोल्ड प्राइजेज, सिल्वर प्राइजेज, ये प्राइजेज इंटरनेशनल वो तय करते हैं मानक। एक आम आदमी जो है आज की डेट में अगर अपनी बच्ची भी आता है तो वोट तो डाल ही नहीं सकता। भाई साहब मैंने फिर वो बताया कि देखिए हम वैसे तो अगर आप देखें कि हमारे प्रदेश में कई स्कीमें चल रही है, बच्चों के विवाह के लिए भी लाडली बहना, और ये कुछ हमारी ऐसी स्कीमें हैं, हम उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। परंतु फिर मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइजेस किसी भी, कभी भी, आज भी और पहले भी, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती, ना वो कर सकती है ना करती है। तो इसलिए ये तो देखिए परिस्थिति ये है, ऐसा नहीं है कि हमारी यहाँ पे बड़ी है। कम कर सकते हैं। लाडो स्कीम्स लाई है हमने, इसी माध्यम से लाडो स्कीम चल रही है, विवाह की स्कीमें चल रही हैं, जिसके माध्यम से वो बच्चे अपने जो भी परिवार है अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। आपकी सरकार में जो आसमान ने छू लिया कि गोल्ड उससे पहले भी तो नहीं भाई साहब, ये हमारी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि हमारी सरकार में नहीं छुआ है, इंटरनेशनल। अगर आज देखिए 3670 रुपये औंस गोल्ड का रेट है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये पिछले लगभग एक महीने के अंदर जो रेट 3300 रुपये था, उससे 3600 कुछ रुपये हो गया हुआ है। तो ये हमारी सरकार में नहीं है। हमारी सरकार ने तो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज में हमारा गोल्ड पड़ा हुआ था, वो भी हम वापस ले आए, जैसे अध्यक्ष जी बता रहे हैं। तो ये, हाँ जी प्लीज़। वो हमारे ऐसा ही, इस सभी की हमारी टीम बनी हुई है और हम बूथ स्तर तक जाएंगे। हमारे बूथ स्तर जितना भी हमारा, ये आज का भी जो हमारी टीम बनी है, ये जिले की टीम बनी है। इसके बाद हमारी मंडलों की टीम बनेगी, मंडलों के माध्यम से हम बूथ स्तर तक जाएंगे। दवाई का बोझ या इलाज का बोझ जो आम आदमी पे होता है, ज़्यादा होता है, वो घट के मतलब हमारे पीएससी सेंटर जितने भी हैं ना जी, अवेयरनेस जितना लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है, इलाज नहीं करवाते या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, उसके कारण हमारे सभी हॉस्पिटल्स में काउंटर खुले हुए हैं सस्ती दवाइयों के। जो अभी हमने मेंबर है रेखा शर्मा, उन्होंने ओपनिंग की भी की थी सेक्टर 6 में। अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पाती, लोगों को पता नहीं था। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड बना था, लोगों को पता ही नहीं है कि उसको यूज भी करना है। आपके अखबार के माध्यम से इतनी बड़ी तो एडवर्टाइजमेंट देते हैं सारे उसके। जो लोग उन्हें पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा? क्योंकि मेन तो गरीब तबका तो वो है ना। मैं बता तो रहा हूँ जी, मैं हमारे बूथ स्तर तक जो लोग जा रहे हैं ना, जो बूथ का अध्यक्ष है, जो हमारी टीम बनी, वो निचले स्तर तक पब्लिक के पास ही जाती है। पता नहीं, हाँ कैंप लगेंगे, हमारे कैंप लगेंगे हम अवेयरनेस करने के लिए ही ये टीम बनी है ना जी। हाँ, एक और मैंने कह रहा था, जैसे हमारे पंकज जी ने बताया, आप एक बार देखो, चलो एक हमारी पिक्चर चल रही है माननीय मोदी जी की बचपन की, जो
आप अगर वो पिक्चर को सभी पत्रकार जरूर देखें एक बार, उस पिक्चर को देखने के बाद आपने देखी हाँ। अपने टीम के साथ में आपने ये movie देखी वो है? अलग से मैं करेंगे। वही बताने लगा था कि अभी जैसे हमने पंकज जी ने बताया कि ये जो जीएसटी कम करी मध्य वर्ग को पकड़ रहे हैं मोदी जी, तो वो पिक्चर देखने कल पिक्चर देखने के बाद आज जब बता रहे थे कि जो मेरे को वही टच देख रहा था कि वो खुद ही एक उस घर से आए हुए हैं, मध्यम वर्ग से भी नीचे के स्तर से वो आए हुए हैं, तो वो मध्यम वर्ग की तरफ ही उन्होंने देखो 12 लाख और 12,75,000 का जो इनकम टैक्स फ्री करा है। तो ये जो जीएसटी कम करी है, घर के निर्माण में, रोटा कपड़ी मकान, जो 3 चीज़ें मेरी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उस फिल्म के अंदर भी यही दिखाया गया था कि एक बच्चे को ड्रेस के कारण वो स्कूल में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मोदी जी देखते रहते थे, वो एक ही बात कहते थे, हम किसके लिए जीते हैं, हम किसके लिए जीते हैं। तो वो अपने पिताजी से भी पूछते थे, सभी से पूछते थे, और उनका मन में था कि इस बच्चे को मैं स्कूल पढ़ाने के लिए लेके आना है। तो उन्होंने क्या किया कि गली गली कुछ नाटक करना शुरू किया, नाटक की वो करे, वहाँ से उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उनको इनाम में जो भी पैसा मिला वो उन्होंने उस बच्चे की ड्रेस के लिए लगा दिए, और उस बच्चे को वो स्कूल ड्रेस डलवा के लेके आए। तो कह सकते हैं निम्न वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, जो है हाँ। कानून पर रहने वाली है हाँ मोदी जी, जी की तरफ निम्न से। वर्ग के लिए भी, और जो हमारा जीएसटी रिफॉर्म भी है ये भी निम्न वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अजय सर, आपकी सरकार युवाओं को बढ़ावा देती है और युवाओं के लिए जो बाइक हैं, बुलेट हैं, गाड़ी है, उसमें काफी जीएसटी कम हो गई है। पर 350 सीसी से ऊपर मतलब 40% जीएसटी। भाई साहब, उसमें भी क्या है कि हम लोगों अगर उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें भी रेट कम हुए हैं। पहले क्या होता था कि एक सेस लगता था, वो सेस लगने के बाद 48% के करीब 47 से 48% टैक्स पड़ता था। अब वो फ्लैट सेस हटा दिया गया, वो 40% में आएगा। तो कम से कम जो 300 सीसी से ऊपर की गाड़ी है वो कम से कम 1-1 लाख रुपए कम हुई। पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट का मेन इंटरेस्ट ये नहीं है कि जो रिच है उनको ज़्यादा वो देना है, उनको भी फ़र्क पड़ रहा है, उनका भी कम हुआ है रेट गाड़ियों का। पर मेन वो क्या है कि जो आप मिडिल सेगमेंट है, जो लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट अब देखिए ना, इनकम टैक्स जो हाथ में बचेगा तो वो क्या करेगा। अभी तक तो बेचारा स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे आता था, अब वो गाड़ी लेगा, और वो 28 से 18% लगभग 10% गाड़ियों के रेट में कम होना, मतलब छोटी गाड़ियों में 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ना। बड़ा आदमी तो आप उसकी गाड़ी का 2 लाख और भी बढ़ा देंगे ना भाई साहब, 2 फीचर दिखा के वो ले लेगा। उसकी बात तो ये कि आम आदमी मध्यम वर्ग को कैसे बेनिफिट मिले, तो वो किया है। फिल्म का शीर्षक भी चलो जीते हैं जी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि उसमें भी जो वो गाड़ी है उसमें भी लाख से 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए तक का फ़र्क पड़ा है। 8% का उसमें भी फ़र्क पड़ा है कम से कम रेट में। चंडीगढ़ में सर इन केटरों मतलब जो बीजेपी की तरफ से वो भी फ्री भी दिखाई जा रही है कुछ लोगों को, तो आपकी तरफ से भी यहाँ पर ये सारे हमारे 24 तारीख तक। हमारे 24 तारीख तक। हाँ, जो ये जो हंस वाला जो राजहंस। राजहंस, इसमें हमारे 2 शो चल रहे हैं और एक हमारा चल रहा है अमरावती में, आई नो। और वो सारा फुल पैक जा रहा है। कल भी 200 लोगों ने देखी, 205 थे, 200 की कैपेसिटी थी। आज भी हमारा जो जा रहा है वो बच्चे खुद, मतलब मैंने देखा वहाँ पे जो गरीब घरों के बच्चे आए हुए थे उनके साथ हमने देखी थी। तो एक लड़की ने कहा जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, प्रेस वाले आए हुए थे कुछ, तो वो कह रहे थे कि आप बोलो। वो लड़की बोलना चाहती थी, कहती मैं तो ना बच्चों को भीख नहीं मंगवाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी। उस फिल्म को देखने के बाद एक उस औरत ने ये कहा कि हम यही मतलब मांगते हैं तो मैं, लेकिन उसको अब पढ़ाऊंगी, जो पैसे कमाऊंगी मैं उससे पढ़ाऊंगी बच्चे को। इस फिल्म का जो आम जनता पर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यही है कि हम आगे एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं बच्चे। पंकज सर, कुछ 1-2 सवाल हैं। प्लीज़। 8 साल हो चुके हैं जीएसटी लागू हुई है बीजेपी सरकार को। कांग्रेस जब तो इतने 8 साल क्यों लग गए भाजपा को जीएसटी के स्लैब बदलने में, जबकि इन 8 सालों में 22 लाख करोड़ का जो इनकम है वो सेंटर को मिल चुका है। देखिए क्या है कि पहले तो आपके पहले क्वेश्चन का कि भी कांग्रेस ने 2017 से विरोध करते आई है। आप देखिए कि जीएसटी की परिकल्पना किसने की थी? कांग्रेस ने। 2006 में पी चिदम्बरम ने कहा था कि 2010 तक हम जीएसटी लागू कर देखिए, रहे हैं। हाँ देखिए, ये आप लोग कह रहे हैं ना कि परिकल्पना कांग्रेस की थी, पर कोई भी वो रिफॉर्म जो देश के हित में है, आप बताइए, गिनती के हाथों पर के बताइए कांग्रेस ने ऐसे कौन से रिफॉर्म किए हैं जो देश के हित में है। वो परिकल्पना करने के बाद वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि भी वो जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर पाती।
और नंबर 2, जीएसटी आने से क्या हुआ भाई साहब, लगभग 43 तरह के टैक्स थे जो ख़त्म हो गए, जिसमें आपका एंट्री टैक्स भी था, सेल टैक्स भी था, सर्विस टैक्स भी था, एक्साइज ड्यूटी भी थी। इस तरह के लगभग 43 तरह के टैक्स थे जो जीएसटी में मर्ज कर दिए गए। ठीक है जी। तो इस तरह जब आप कोई भी नया एक्ट लेके आते हैं तो उसके 8 साल में तो जो बच्चा होता है वो पहली ये दूसरी क्लास में जाना शुरू करता है। 8 साल में उसके इम्पैक्ट क्या है। और एक चीज़ तो बताऊं, जो जीएसटी में जो जब से जीएसटी लगा है देश के अंदर टैक्स अगर आप सभी कंबाइन कर लेते, अपने एंट्री टैक्स डाल देते, सर्विस टैक्स डालते, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो मेरे को पहले क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़िए, कोई और ऐसा कि जो लोग पहले क्या होता था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर में सर्विस टैक्स भी लगता था और सॉफ्टवेयर में सेल टैक्स भी लगता था, तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था। मतलब कि आप देखिए उसमें सर्विस टैक्स था हमारा 18% और देन 15% हुआ, और सेल टैक्स 12%, मतलब 27-28% या 30% तक लगता है टैक्स। जीएसटी आने के बाद वो अब 18% में है। तो मेरे कहने का मतलब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो अक्रॉस हर तरह से टैक्स कम हुआ, परंतु वो फिगर कलेक्टिव आती है तो इसलिए वो ऐसा लगा कि जीएसटी बहुत ज़्यादा कलेक्ट हुआ है, परंतु उसके साथ साथ कितने सारे टैक्स खत्म हो गए, एबोलिश हो गए। तो गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू तो देखना था कितना आ रहा है, एस्टिमेट भी करना था, फिर उनको स्टेट को भी कंपनसेट कर रहा था, क्योंकि जीएसटी में आने से क्या होगा कि कुछ स्टेट की इनकम बढ़ी और कुछ की कम हुई, तो उसको भी कंपनसेट करना। तो जब वो सारी की सारी चीज़ें सेटल हो गई तो एकदम मोदी ने सोचा कि अब अपने को रिलीफ देने का टाइम है, और उन्होंने सारा रिलीफ दिया है जी। 8 साल कोई बहुत बड़ा देखिए, अगर आप जीएसटी की फिर अगर आप देखिए जीएसटी की संरचना क्या है, जो जीएसटी काउंसिल है उसके अंदर स्टेट और सेंटर लगभग सब बराबर के हिस्सेदार हैं, सभी बराबर के स्टेक होल्डर हैं। जब ये हमारी वो फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा कहती है जिस दिन सभी स्टेट एक मत में कहेंगे कि भी हमें पेट्रोल और डीजल को या लिक्कर को जीएसटी के अंदर लेके आना है तो हम उसी दिन ले आएंगे। परंतु क्या है कि जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी शासित पार्टी है, वो अंदर तो इसको अपोज करती है, और ये सबको आपको सबको पता है, आपने क्वेश्चन पूछा पर आपको भी पता है कि वो पार्टी सबसे ज़्यादा उसको अंदर अपोज करती है, और बाहर आके वो कहती है कि बीजेपी नहीं लेके आ रही है। तो ये उनका दोहरा जो चेहरा है वो बार बार एक्सपोज भी होता है। और नंबर तो देखिए कि हमारे ऊपर तानाशाही का वो लगता है कि मोदी जी तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाह है, बड़े तानाशाह। पर आप देखिए जितने भी डिसीजन लिए गए जीएसटी रिफॉर्म में, मैं कहता हूँ बाहर दूसरे आता हूँ, इतनी 28 स्टेट गवर्नमेंट्स को, उनको सबको एक मत में एक सुर में उन्होंने बैठ के इतना बड़ा रिफॉर्म लेके आए। ये ऐसा नहीं कि बीजेपी शासित लोग पार्टियों, बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों ने इसको सपोर्ट किया या फाइनेंस मिनिस्टर ने, ये सभी ने, जो कांग्रेस से भी है, जो दूसरी पार्टियों से भी है, सब ने मिलकर इसका सपोर्ट किया। और ये एक बड़ा अच्छा वेलकम डिसीजन है कि जब देश हित की बात आई तो जब बीजेपी ने उनको समझाया तो उन्होंने सपोर्ट किया। परंतु अभी भी वो पेट्रोल डीजल और लिक्कर के ऊपर वो उनका मत नहीं बना है, और जिस दिन वो उसके ऊपर भी हामी भरेंगे उस दिन आप देखिएगा वो भी जीएसटी में आ जाएंगे। विपक्ष का ये भी आरोप है कि 22 लाख करोड़ सेंटर के पास आने के बाद जब उनकी जेबें भर गई उसके बाद इन्होंने जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया है। भाई साहब आप एक चीज़ देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई, उसके बाद ऐसी क्या बड़े स्कैंडल जो आपने सुने हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में हुए हैं।